माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध की आग भड़का दी। रूस ने सीधे नेटो देश पर हमला कर दिया है। पुतिन का यह मिशन पूरी दुनिया के सीने पर हथौड़े की तरह गिर रहा है। तो सवाल यही है, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की, तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बज चुकी है? थर्ड वर्ल्ड वॉर का अलार्म बज रहा है। अब हालात ऐसे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या हो रहा है कि नेटो के 32 देश अब रूस को घेरने की तैयारी में है, क्योंकि नेटो का संविधान यह कहता है कि नेटो के गुट के किसी भी एक देश पर हमला होगा तो नेटो इसका जवाब देगा। रूस ने एक साथ नेटो के 3 देशों पर हमला किया है, जर्मनी, पोलैंड और लिथुआनिया। एक के बाद एक ड्रोन अटैक किए गए। जरा सोचिए, दुनिया की 2 सबसे बड़ी सैन्य ताकतें आमने सामने हो जाएंगी। एक तरफ रूस, जिनके पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है। दूसरी तरफ है नेटो, 32 देशों की सेना, अमेरिका और यूरोप की सबसे बड़ी ताकत। अगर ये दोनों भिड़ गए तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है, विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। पहले खेमे में रूस, चीन, बेलारूस और नॉर्थ कोरिया हैं। दूसरे खेमे में पोलैंड, अमेरिका, फ्रांस और बाकी के नेटो देश हैं। क्योंकि पोलैंड पर ड्रोन अटैक के बाद नेटो देश अलर्ट पर हैं। पोलैंड, जर्मनी, बाल्टिक देशों में एयर डिफेंस एक्टिव कर दिया गया है। रूसी हमले के बाद फ्रांस ने कहा यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, ये वही हालात हैं जो 1914 में बने थे। आपको बता दें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पोलैंड पर हमले की वजह से ही हुआ था। एक छोटे से टकराव ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया था। ये वही हालात है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थे, 1939 में, जब एक देश की महत्वाकांक्षा ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। और अब 2025 में पुतिन की महत्वाकांक्षा और नेटो की आक्रामकता और यूक्रेन की जिद पूरी दुनिया को उसी खाई की ओर धकेल रही है। पुतिन कहते हैं नेटो उनकी सीमाओं पर चढ़ाया है। नेटो कहता है रूस पूरी दुनिया की शांति को खत्म कर रहा है। और इन लोगों की रसाकसी में सबसे बड़ा शिकार इन देशों के आम नागरिक। जरा सोचिए, अगर नेटो के 32 देश रूस पर हमला बोल देते हैं तो ये सिर्फ टैंकों और मिसाइलों की लड़ाई नहीं रहेगी, ये साइबर अटैक की जंग होगी, इंफॉर्मेशन वॉर की जंग होगी, ये ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हथियारों की जंग होगी, ये न्यूक्लियर बॉम्ब की भी जंग हो सकती है। ये पागलपन है। अगर एक भी बटन दब गया तो धरती का एक बड़ा हिस्सा पल भर में राख में बदल जाएगा। हिरोशिमा और नागासाकी की तस्वीर याद कीजिए। 2 छोटे छोटे बम थे, परमाणु बम, जो बहुत जल्दबाजी में तैयार किए गए थे, जिसने दशकों तक हिरोशिमा और नागासाकी को पनपने नहीं दिया। ये 2 जब बम फटे थे। आज के उन्नत तकनीक वाले बम अगर फटे तो इंसानियत पनाह मांगेगी। इंसानी सभ्यता मौत मांगेगी। वो हालात बनेंगे पूरी दुनिया में। लेकिन फिर भी पागलपन ऐसा है कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारत लगातार इन मुल्कों से कहता रहा है कि ये एरा युद्ध का नहीं, बुद्ध का है। पुतिन कहते हैं हम पीछे नहीं हटेंगे, नेटो कहता है हम चुप नहीं बैठेंगे। तो सवाल यह उठता है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच पाएगी? आज के इस डिबेट में टकराएंगे 2 नजरिए। एक तरफ पुतिन की जिद और दूसरी तरफ नेटो का पलटवार।
पुतिन बनाम नेटो। लेकिन खतरा सिर्फ यहीं तक नहीं है, एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बात है मिडिल ईस्ट की। इजराइल एक छोटा सा देश लेकिन बड़ी ताकत। इजराइल की रणनीतिक सोच ने इसे दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। आज मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश इजराइल माना जाता है। इजराइल के एक्शन से एक बार फिर अरब देशों में टेंशन का माहौल है। इजरायली सेना ने एक साथ 6 मुस्लिम देशों को निशाना बनाया है। कतर से लेकर यमन तक, लेबनान से लेकर सीरिया तक, हर जगह इजरायली मिसाइलें बरस रही हैं और चारों ओर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। ट्यूनीशिया और गाजा भी इसा की चपेट में पहले से। लेकिन जब इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा के पास हमले किए तब पूरी दुनिया चौंक गई, क्योंकि कतर जो है वो अमेरिका का भी एक अच्छा अलाई है, एक अच्छा दोस्त है। कतर में परमानेंट यूएस बेस है, आर्मी बेस है, टेम्पररी भी नहीं, और सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। इसके अलावा इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक की। सीरिया में इजरायली वायुसेना ने बमबारी की। ट्यूनीशिया के तट के पास गाजा के लिए मदद ले जाने वाले जहाज पर ड्रोन अटैक किया। यमन की राजधानी सना और अल सऊफ इलाकों में जबरदस्त हमले किए। गाजा पट्टी पर तो लगातार हमले जारी। वहीं कतर की अगर बात की जाए तो कतर में इजरायली हमले के बाद तनाव चरम पर है। दुनिया भर के मुस्लिम देश कतर के पक्ष में एकजुट हो गए हैं और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इजराइल के खिलाफ कार्रवाई मतलब अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग। इजराइल का दावा है कि उसने कतर में हमास के ठिकाने को निशाना बनाया। अमेरिका कह रहा है उसे इस हमले के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वैसे भाई आजकल दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है अमेरिका को कुछ पता नहीं होता है। अमेरिका को सिर्फ टैरिफ पता होता है। डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ डॉलर चाहिए, रुपया पैसा चाहिए। कहा जा रहा है कतर में हमला तब हुआ जब हमास के नेता गाजा में सीजफायर के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। पिछले 2 महीने से इजराइल कतर पर हमला करने की योजना बना रहा था। इससे पहले इजराइल ने हमास नेताओं को ईरान और लेबनान जैसे दुश्मन देशों में निशाना बनाया था, लेकिन इस बार इजराइल ने कतर पर ही हमला कर दिया। अब कौन से 6 अरब देश हैं जिसे इजराइल ने निशाना बनाया है? इसमें ट्यूनीशिया है, कतर है, गाजा है, लेबनान है, सीरिया है और यमन है। ये वो 6 देश हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। अब यह भी समझिए कि इजराइल ने कतर के हमास ठिकाने पर अटैक क्यों किया, जबकि हमास के लीडर पहले भी कतर जाते थे। 2012 से कतर में हमास का ठिकाना रहा, यहां तक कि जब इजराइल ने हमास के इस्माइल हानिया की हत्या की तो वो कतर छोड़कर ईरान आया हुआ था, जबकि हानिया ज्यादातर वक्त कतर में ही गुजारता था। आज भी हमास के कई बड़े नेता कतर को छोड़कर किसी दूसरे देश में नहीं जाते हैं, कहीं इजराइल हमला न कर दे। ऐसे में कतर में इजराइल का यह हमला चौंकाने वाला है और एक मैसेज भी कि इजराइल अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी कोने में नहीं छोड़ेगा, चाहे वो कहीं भी बैठे हों। इजराइल का लक्ष्य हमास को खत्म करना है, हमास के नेता खलील अल हय्या को मारना है। कतर हमास के नेताओं को सुरक्षा दे रहा है। गाजा युद्ध विराम को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ी। हमास पर सीजफायर के लिए कतर ने दबाव नहीं बनाया। इजराइल पर हमले की योजना बनाई जा रही थी। हमास ने इजरायली बंधकों की रिहाई नहीं की है। इजराइल अमेरिका का सहयोगी है। ट्रंप ने ईरान इजराइल वॉर में भी नेतन्याहू का समर्थन किया और ईरान पर बम बरसाए। तो वहीं कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदीद है। कतर ने अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास के हमले के बाद सीजफायर में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। इसी समझौते के तहत हमास ने कुछ इजरायली बंधकों को रिहा भी किया था। इजरायली हमले के बाद कतर की शांति प्रतिक्रिया ने सबको चौंका दिया है। हमले के बाद कतरी नेतृत्व ने न तो घबराहट दिखाई है, न ही आपात बैठक बुलाई है, बल्कि हमले की निंदा की है। लेकिन मुस्लिम देश एकजुट होने लगे हैं। क्या पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ धीरे धीरे खींची चली जा रही है, जाने अनजाने में, सिर्फ 3 देशों की हैसियत की वजह से? अमेरिका, यूक्रेन, इजराइल और एक रूस, 4 देश। बातचीत करने के लिए मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अमेरिका से डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट के जानकार हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं।
आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। शुरुआत में स्वर्ण सिंह जी आपसे करना चाहूंगा, जो सिनारियो अभी तक हमने रखा और जो स्थिति रूस ने अब बना दी है नेटो देशों पर हमला करने करके, तो नेटो का तो संविधान सीधा कहता है कि किसी एक देश पर हमला होगा पूरा नेटो उसका जवाब देगा। बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे से विस्तार से समझाया है कि किस तरह से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में, मध्य पूर्व एशिया में भी और यूरोप में भी युद्ध का एक तरह से तनाव और टकराव बढ़ता हुआ नजर आता है। मध्य पूर्व एशिया में भी इसराइल का पहले लेबनान में, फिर ईरान में, अब कतर में इस तरह से हमले करना, पालस्तीन पर तो हमले हो ही रहे हैं। और ठीक उसी तरह से अब ये लगातार 3.5 साल से जो टकराव चल रहा है, युद्ध चल रहा है यूक्रेन में रशिया का, उसमें ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज हो आज से शुरू हुई है, मंगलवार तक रहेगी। ये हर 4 साल में एक बार एक्सरसाइज होती है और पिछली बार 2021 में रूस की तरफ से 2 लाख सैनिक उसमें शामिल हुए थे। हालांकि इस बार क्योंकि ज्यादातर रूसी सेना युद्ध में व्यस्त है, इसलिए एक्सरसाइज छोटी होने की बात कही जा रही है। बेलारस ने कहा कि उनकी तरफ से 13,000 सैनिक शामिल होंगे, पर यह भी ध्यान रखें कि ये इस एक्सरसाइज के चलते ही कुछ ड्रोन जो हैं वो पहले पोलैंड की एयर स्पेस में गए और वहां नेटो की सहायता से गिराए गए वहां। और अब खबरें हैं कि ये शायद जर्मनी की एयर स्पेस में भी इस तरह से घुसे हैं और वहां के नेवल बेस पे और मिलिट्री बेसिस वगैरह की शायद उन्होंने कुछ सर्वेलेंस वगैरह किया है। तो पूरे जितने भी पड़ोसी देश हैं यूक्रेन के, लिथुआनिया, लेटविया, पोलैंड, इन सब ने अपनी सीमा बंद कर दी है बेलारूस के साथ और रूस के साथ। तो तनाव एकदम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पर ये जापार्ड जो एक्सरसाइज है, जिसका जापार्ड मतलब पश्चिम की ओर, उसमें 20 देश शामिल होने वाले हैं। ज्यादातर देश ऑब्जर्वर रहेंगे और भारत भी इसमें शामिल हो रहा है। भारत ने करीब 70 के आसपास लोग, जिसमें 57 सैनिक आर्मी के, 7 एयरफोर्स के और 1 नेवी का उसमें शामिल होगा। कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन उसका नेतृत्व करेगी। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा एक सेना अभ्यास है। पर उसके चलते ये जो तनाव बढ़ रहा है वो अपने आप में शायद ज्यादा बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। लेकिन ये हमला हुआ क्यों, मतलब आखिर पुतिन क्या चाह रहे हैं? मैं इसका जवाब यूके देवनाथ जी से चाहूंगा। यूके देवनाथ जी, क्या कैसे डिकोड कर पा रहे हैं आप इसे? विवेक, हो ये रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कोई डायरेक्ट बयान नहीं आया है, लेकिन क्रेमलिन ये दावा कर रहा है कि ये ड्रोन बेलारूस में एक्सरसाइज के समय मिसडायरेक्टेड होकर पोलैंड या जर्मनी की तरफ चले गए। अब इस कहानी पे कोई यकीन नहीं कर रहा है, क्योंकि रशियन ड्रोन या बेलारूस की जो सिस्टम है वो काफी सोफिस्टिकेटेड है। और आजकल अगर ड्रोन मिसडायरेक्ट होते हैं, चलो 100 में से एक आध मिसडायरेक्ट हो सकता है किसी टेक्निकल वजह से, लेकिन यहां पर शुरुआती दौर में ही पोलैंड ने दावा कर दिया कि 19 ड्रोन उसकी वायु सीमा के अंदर घुस गए हैं। तो इतना बड़ा इंकर्शन इतने सारे ड्रोन से टेक्निकल गलती नहीं हो सकती है। कुछ प्रायोजित कार्यक्रम हो सकता है। अब मैं मेरे पास्ट एयरफोर्स एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि एक कारण ये हो सकता है कि ऐसे ड्रोन जिनमें कि वॉर हेड नहीं ले, ये पोलैंड के जो मिलिट्री टेक्निकल टीम है उन्होंने कहा कि किसी भी ड्रोन में उनको वॉर हेड नहीं मिला, एक्सप्लोसिव नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि ये जो ड्रोन थे सारे डमी टाइप ड्रोन थे। और कई बार क्या होता है कि इनको लॉन्च कर दिया जाता है दुश्मन की तरफ, ताकि दुश्मन बाध्य हो जाए अपने एयर डिफेंस सिस्टम, सर्वेलेंस रेडार्स को ऑन करने के लिए। और अगर वो सर्च करने के बाद लॉक ऑन करता है तो वो अपने मिसाइल गाइडेंस रेडार एमजीआर को भी ऑन करने के लिए। तो क्या होता है कि उस वक्त जो रशियन या बेलारूस की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं वो हवा में उड़ते उड़ते पोलैंड के जो एयर डिफेंस सर्विलेंस रेडार हैं या मिसाइल गाइडेंस रेडार हैं, उनकी लोकेशन, फ्रीक्वेंसी को भांप लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। ये एक स्टैंडर्ड टेक्टिकल तरीका होता है कि आप दुश्मन के रेडार जो कि चुप हैं, साइलेंट हैं, ऑफ मोड में हैं,
आप उनको फोर्स करते हैं कि वो स्विच ऑन हो जाएं, और जब वो स्विच ऑन हो जाते हैं तो जो इस हमारे पक्ष का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है वो दुश्मन की लोकेशन नोटिस कर लेता है, फ्रीक्वेंसी नोटिस कर देता है। ये क्यों? हमने देखा था ना, ऑप सिंदूर में हमने देखा था, जब इंडिया ने कुछ फाइटर डमी जेट्स उड़ाए थे, फाइटर जेट्स डमी थे, और जो चाइनीज एयर डिफेंस था वो ओपन हो गया था और उसके बाद उसको मार गिराया गया। लेकिन आप इसके पीछे की सिर्फ ये स्ट्रैटेजी है तो फिर ये खतरनाक है, क्योंकि पुतिन का अगला कदम, पुतिन को लग नहीं रहा कि यूक्रेन युद्ध समाप्त होने वाला है, तो पुतिन अब आगे बढ़ रहे हैं, अब यूक्रेन के पड़ोसियों की तरफ जा रहे हैं, तो उधर से नेटो का जवाब भी आएगा। नेटो 32 देशों का अलायंस है जिसमें अमेरिका भी है। विवेक, होता यह है कि पुतिन बहुत कैलकुलेट करते हैं। नेटो में उनके चार्टर 4 में लिखा गया है कि अगर किसी देश को लगता है कि उस पर हमला हुआ है तो वो नेटो के जो बाकी 31 देश हैं उनको इनवाइट करता है डिस्कशन के लिए। चार्टर 4 डिस्कशन के बाद ये तय किया जाता है कि ये वाकई हमला था या और कुछ था। और अगर इस चार्टर 4 के बाद उनको लगता है कि युद्ध था, दुश्मन ने यानी रशिया ने वाकई हमला किया है पोलैंड पर, उसके बाद ही डिस्कशन होता है नेटो के चार्टर 5 पर, जिसके तहत अगर सभी देश हामी मान जाते हैं सर्वसम्मति से, तो फिर सब देश मिलकर रूस पर हमला कर सकते हैं। तो अभी जो नेटो का जो मीटिंग हुआ था उसमें चार्टर 4 के बाद यही मामला रुक गया और उन्होंने ये डिसीजन लिया, नेटो ने, कि ये सिर्फ रूस का इनकर्शन था, हमला नहीं था। क्योंकि सभी देश जानते हैं कि अगर रूस पर हमला कर दिया तो आगे खेल बिगड़ सकता है। अभी यूरोपियन यूनियन देश, खासतौर से नेटो देश के जो यूरोपियन मेंबर हैं, वो चाहते हैं कि स्टेबिलिटी बनी जाए, युद्ध और ना फैले, क्योंकि ना नेटो या कोई नेटो का मेंबर युद्ध चाहता है। वैसे विवेक, मैं बता देता हूं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी नहीं चाहेंगे कि युद्ध नेटो के साथ चालू हो जाए, क्योंकि यूक्रेन में वो बाजी जीत चुके हैं। उनका जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था वो हासिल कर चुके हैं। इसके बाद अगर रूस गलती से नेटो को छेड़ेगा, युद्ध के लिए फोर्स करेगा, तो फिर पुतिन जीती हुई बाजी हार जाएंगे। आज पुतिन ने जो उनका तय था, देखिए क्या होता है, फौज में हमें सिखाया जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर, और पहला प्रिंसिपल ऑफ वॉर है सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। पुतिन ने सबसे पहले इस युद्ध का जो एम था वो निर्धारित कर दिया था कि जो ईस्टर्न डोनबास है, ज़ेपोरोजिया, खेरसोन, इन पर कब्जा कर लेगा, तो दोनास लुहांस पर कब्जा कर लेगा।